उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। ऐसे में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपना धुआंधार प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय लगा रखी थी। सभी दलों के बड़े बड़े दिग्गजों ने पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में अपने मोर्चे को संभाल लिया था। अब पहले चरण के चुनाव में कुल 58 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 623 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। वैसे पश्चिमी यूपी में पहले चरण में उन क्षेत्रों में चुनाव होगा जहां पर किसान का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है। किसान आंदोलन के कारण इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी अपने अपने घोषणा पत्र को जारी किया है। घोषणा पत्र को अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों ने किसानों के ऊपर इसमें फोकस किया है। घोषणा पत्र में किसानों के लिए कई वायदे किए गए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों के भुगतान का वादा कर रही है, तो फिर वहीं समाजवादी पार्टी ने 15 दिनों के अंदर गन्ना किसानों के भुगतान की बात को कहा है। तो पहले चरण में गन्ना बेल्ट पर ही चुनाव होना है। इस कारण दोनों ही पार्टियों के इन घोषणा पत्र में किसानों पर दांव लगाया गया है। आज हम भी चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि यूपी की जनता संकल्प पत्र पर भरोसा करेगी या फिर वचन पत्र पर। तो पहले फेज में कुल 58 सीटें हैं जहां पर मतदान होना है, लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। ऐसे में अब देखना यह है कि इन दोनों के घोषणा पत्र पे क्या कुछ जनता का रुख रहता है। ये सिर्फ घोषणा नहीं, उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश को विकसित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने का संकल्प और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का यह संकल्प है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, महीनों महीनों तक उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। आज 5 वर्ष के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समाप्त हुए। उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं। 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। तो चुनावी बेला है और आप देख रहे हैं कि तरह तरह के जो वायदे हैं वो किए जा रहे हैं। कोई घोषणा पत्र के जरिए इन वायदों को आपके सामने रख रहा है, नाम भले ही उसके अलग अलग रखे जा रहे हों, लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो वायदे किए जा रहे हैं उस पर भरोसा जनता को कितना होगा और इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर जनता इन चुनावी घोषणा पत्र को किस तरह से देखती है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जावेद जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव रंजन जी, आपका भी स्वागत है। और ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। ओपी सिंह जी, आपका भी स्वागत है। ओपी सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके ही पास आता हूं। चूंकि एक तरफ संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ वचन पत्र है, जनता का भरोसा किस पर ज्यादा होगा? सवाल मेरा पहला आपसे यही है। हर चुनाव के पहले सभी राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती। भारतीय जनता पार्टी भी 2014 से संकल्प पत्र, घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र जारी करे। सवाल इस बात का है, चाहे कांग्रेस करे, चाहे भाजपा करे, चाहे सपा करे, चाहे बसपा, घोषणा तो सबको कर रही है।
सवाल ये उठता है कि जनता विश्वास किसके ऊपर करती है, जनता को किसके घोषणा पत्र संकल्प पत्र पर विश्वास है। आज जो हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ है, एक बार हम जनता के बीच में फिर इस बात को लेकर गए हैं, जिस प्रकार से जनता के बीच में 2014 का संकल्प पत्र वादा लेकर गए थे, उसको पूरा करने के बाद 2019 में जनता ने पूर्ण रूप से हमारे पर विश्वास किया और 2014 से ज्यादा मतों से, ज्यादा सीटों से हमको देश के अंदर विश्वास प्रकट किया। आज फिर 2017 में जो हमने संकल्प पत्र लिया था, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, उन 212 संकल्पों में से 92% हमने संकल्पों को पूरा किया है। हम जनता के बीच में अगर संकल्पों को हमने जो 2017 में जनता के बीच में लाया था पूरा किया है तो जनता पूर्ण रूप से हमारे पर विश्वास करेगी। आपने उसमें बात किया किसानों की, आप देखिए कि पहली सरकार देश के अंदर है भारतीय जनता पार्टी की, जो उसने 2017 में उसने संकल्प लिया और पहली कैबिनेट की बैठक में 85 से 86 लाख किसानों का 37,000 करोड़ रुपया कर्ज हमने माफ किया। इसके पहले की सरकारों ने क्यों नहीं माफ किया? आपने कहा कि पश्चिम का जो पहले चरण का चुनाव हो रहा है वो किसानों को मुद्दा को लेकर के हो रहा है। हमने किसानों के मुद्दे पर आज जो दूसरे लोग वचन पत्र में कह रहे हैं कि हम किसानों को बीमा देंगे, हम किसानों को पेंशन देंगे, इसके पहले क्यों नहीं दिया और किसानों को पेंशन लगातार हम देते चले आ रहे हैं। रही बात गन्ना किसानों की, चौधरी चरण सिंह जिनके पत्र, जिनके जोड़ी के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं, रमाला चीनी मिल का 2012 से लेकर के 17 के बीच में विकास नहीं और बंदी के कगार पर हुआ, हमने सैकड़ों करोड़ लगाकर उसका आधुनिकीकरण किया। हम फिर जनता और लेकिन ओपी सिंह जी, चूंकि आपने कहा कि चुनाव से पहले सभी अपने अपने घोषणा पत्र को जारी करते हैं, मैंने इसीलिए पहले स्पष्ट कर दिया उसका नाम आप लोग कुछ भी दें, लेकिन चूंकि गन्ना किसानों का जिक्र मैं दोनों ही लोगों के घोषणा पत्र में देख रहा हूं, एक 15 दिन में कह रहे हैं, एक 14 दिन में कह रहे हैं। 14 दिन का वादा आप लोगों का पहले भी था, लेकिन आप लोगों ने क्या पूरा पेमेंट कर दिया है? और अगर किया है तो फिर ये बकाया कैसे है और अभी आगे कैसे करेंगे आप? पूरी बात आपने, मैं ये कह रहा हूं कि हमने कहा था कि देंगे, तो आप ये बताइए कि जो समाजवादी पार्टी 15 दिन में देने की बात कर रही है, जब 2017 में जनता ने उनको गद्दी से उतार दिया तो 11,000 करोड़ रुपया किसानों का बकाया क्यों छोड़ करके गए? क्यों 21 चीनी मिलें बंद हो गई? क्यों बसपा के जमाने में 17 चीनी मिलें बेच दी गई? हमने 5 साल में उन चीनी मिलों का, किसानों का हमने नवीनीकरण किया, आधुनिकीकरण किया, बंद चीनी मिलों को चलाया। लेकिन ओपी सिंह जी, पेमेंट तो अभी भी नहीं हुआ ना। अभी भी आप कह रहे हैं कि हम 14 दिन में करेंगे, इस बार के घोषणा पत्र में भी है और पिछले बार भी था, लेकिन अभी भी अगर बकाया है तो जनता इस वाले मुद्दे पर कैसे भरोसा करेगी, खासतौर से किसान? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा आयुष जी। हमने पिछली सरकार का 11,000 करोड़ रुपया भी भुगतान किया और इस साल तक हमने 87 से 88% में भुगतान कर चुके हैं। केवल जो है 11 से 12% किसानों का बचा है और इस बार तो हमने सख्ती भी किया है कि अगर किसानों का 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं होगा तो हम ब्याज पर सही देंगे। एमएसपी पर जो हमने किसानों का चावल, जावेद अहमद जी, और गेहूं खरीदा। ठीक है, चलिए जावेद अहमद जी, अब मैं जावेद अहमद जी, कैसे देखा जाए जनता का कनेक्शन किसके साथ ज्यादा होने वाला है? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी हमारे बड़े भाई ओपी सिंह जी कह रहे थे, आप हमको बताएं कि उत्तर प्रदेश की जो निजी या सहकारी या निगम की चीनी मिलें हैं, उस पर आज भी गन्ना किसानों का लगभग 14,000 करोड़ रुपए बकाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गन्ना राज्य मंत्री भी अपना भुगतान नहीं ले पाए। अलीगढ़ में बंद हो गई चीनी मिल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, वहां पर लोग किसान धरने पर बैठे रहे और कोई सुनने वाला नहीं था। आप बताइए, 14 दिन में भुगतान करने का पिछले लोक कल्याण संकल्प पत्र में वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने कितनी चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई की है, कितनी चीनी मिलों के खिलाफ मुकदमा लिखाने का काम किया और कितने किसानों को बकाये भुगतान के साथ उसका ब्याज भी दिलाने का काम किया। जिन लोगों ने सीमांत और लघु किसानों के लिए नलकूप के लिए, सिंचाई के लिए मिलने वाली 68,000 रुपए की सब्सिडी को पहली कैबिनेट में समाप्त कर देने का काम किया, वह लोग किस मुंह से किसानों के हित की बात कर रहे हैं? जिन लोगों ने किसान आंदोलन के समय अमरोहा संभल से जाते हुए किसानों को पर 5-5 लाख रुपए की नोटिसें जारी की और उनके खिलाफ आरसी कटवा दी,
किसान आंदोलन में शहीद हुए लोगों के लिए एक शब्द जिनके मुंह से संवेदना का नहीं निकला, जिन किसानों के ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगाए गए, प्रताड़ित किया गया, जिन किसानों की खाद की बोरी से 5 किलो की डंडी मारी कर ली गई, जिन किसानों को सिंचाई के लिए देश की सबसे महंगी बिजली दी गई, जिन किसानों को खाद के लिए लाइन में लगे लगे बुंदेलखंड में दम तोड़ देना पड़ा या आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ा, जिन किसानों का धान जो है मंडियों में नहीं बिका और लखीमपुर जैसे जनपद में किसान को अपने धान को आग लगा देनी पड़ी मंडी के बाहर, तो यह लोग जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि आप 2017 के लोक कल्याण संकल्प पथ पर कई कदम चले, एक कदम नहीं चले। आपने किसानों के साथ जुमलेबाजी की, नौजवानों के साथ की, बेरोजगारों के साथ की, 14 परीक्षाओं के पेपर आपने लीक करा दिए। आप पुलिस सिपाही भर्ती के 49,568 सिपाहियों में जो चयनित हो गए थे उसमें 15,000 को नियुक्ति दे पाए। 35,568 चयनित नौजवान लखनऊ की सड़कों पर घूमते रहे, इको गार्डन में धरना देते रहे और आपकी पुलिस लाठियां चलाती रही। आज फिर आप जो है नई बोतल में पुरानी शराब भर कर ले आए हैं कि फिर 2022 का लोक कल्याण संकल्प पत्र। अरे पिछले वादे पे आपने 2017 में और 2019 के लोक कल्याण संकल्प पत्र में ओपी भाई की पार्टी ने वादा किया कि हम लहसुन, प्याज, टमाटर की भी एमएसपी देंगे। आप क्या आज तक जारी कर एमएसपी दे पाए? आज फिर आप वादा कर रहे हैं कि हम एमएसपी देंगे। तो समाजवादी पार्टी झूठे वादे और जुमलेबाजी नहीं करती है। समाजवादी पार्टी ने किसानों के प्रति जो अपना वचन दिया है, जिस वचन को वो सत्ता में आते ही लागू करने का पूरी तरीके से प्रयास करेगी। इन लोगों ने तो किसानों के साथ निर्दयता की। आज आप बताइए कि रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो आंकड़े हैं सरकार के, योगी जी के शासनकाल के, सदन के अंदर कुछ, सदन के बाहर कुछ, विज्ञापनों में कुछ और अलग अलग इनके नेताओं के मुंह से अलग अलग आंकड़े निकलते हैं। जब यही लोग एक सहमत नहीं है अपनी सरकार की औद्योगिक नीति पर, अपनी सरकार की आर्थिक विकास दर पर, कुपोषण पर सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, पुलिस कस्टडी में हुई मौतों का सवाल करो तो जवाब नहीं देना चाहते, दलितों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ दुराचार, अनाचार पर सवाल करो तो जवाब नहीं देना चाहते, स्कूल जाती बेटियों पर तेजाब फेंका गया इन्हीं योगी जी के शासन में, सीतापुर हो, बुलंदशहर हो, किस तरीके से बच्चियों के साथ निर्दयता की गई, किस तरीके से हाथरस में बेटी के अंतिम संस्कार का धार्मिक आधार पर वो सम्मान भी छीन लेने का काम किया गया, और तो और उसकी मौत हो जाने के बाद उसको कलंकित करने का और अपराधियों को बचाने का भी दुस्साहस किसने किया? ठीक है, लेकिन जावेद अहमद जी, अब ये सब बदल जाएगा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। तो आप ये कह रहे हैं, खासतौर से किसानों के मुद्दे से ही मैं शुरू करता हूं, क्योंकि अगर 12 से 17 में देखें तो पेमेंट तो आप लोग भी छोड़ के गए थे, आप 15 दिन में कैसे कर देंगे? वो मैकेनिज्म कहां से डेवलप हुआ है आपका? नहीं, वो मैकेनिज्म ये देखिए, ओपी भाई ने कहा ना कि 11,000 करोड़, ये तो 14,000 करोड़ फरवरी 21 का छोड़कर जा रहे हैं, अभी 22 का तो भुगतान नहीं हुआ। आप बताइए ना कहां पर खड़ा है किसान? मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं कि ये भी नहीं कर पाए। इन्होंने 14 दिन में कहा, ये नहीं कर पाए। आप 12 से 17 में छोड़ करके चले गए, आप नहीं कर पाए। अभी कैसे आपने, वो कौन सी अब आपके पास ऐसी टेक्निक आ गई है, जरा उसका खुलासा तो करिए। वो टेक्निक कहां से आ गई है? अभी वो तकनीक कहां से आ गई है? कहां से इन्होंने भुगतान कर दिया? पिछला जो भुगतान सरकार के, चलिए जावेद जी, कम से कम माना तो आपने कि इन्होंने भुगतान पिछला कर दिया, ठीक है। निजी चीनी मिलों को, इसीलिए मैंने कहा ना कि सब वादे करते हैं, लेकिन उस वादे में गारंटी कौन लेगा कि ये 100% हम पूरा कर देंगे? क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कहेगी कि अगर मैं 100% वादे अपने इस घोषणा पत्र के पूरा नहीं कर पाई तो अगली बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी? वादे तो सब करते हैं। माफी मांगे ना, हम पूरा करेंगे, हम ये वादा करके आपके सामने। 12 में नहीं किया ना, 12 से 17 में आपने 100% वादे पूरे किए थे क्या? 12 से 17 में 100% वादे पूरे हुए थे, 100% वादे पूरे हुए थे।
समाजवादी 100% वादे कोई पूरे नहीं कर सकता, कोई भी पूरे नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर एक लाइन डालनी चाहिए कि अगर वादे पूरे नहीं किए गए, 100% मैंने पूरे नहीं किए, तो अगले बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। राजीव रंजन जी, ठीक है, हो गया। जावेद जी हो गया वादे। इसीलिए मैंने कहा ना कि वादे होते हैं, ये चुनावी वादे होते हैं, पूरा कितना करेंगे हम लोग देखेंगे। राजीव रंजन जी कैसे देखेंगे? एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं, दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो फोकस हो रहा है, खासतौर से किसान हमको इन सभी घोषणा पत्र के अंदर दिख रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? संकल्प पत्र, वचन पत्र, घोषणा पत्र, जो भी कहिए, जो भी आया है, तो हम जब से चुनाव देख रहे हैं, हर चुनाव से पहले इस तरह के पत्र आते हैं। और जी, और सवाल ये है कि इस तरह के घोषणा पत्रों की वैधानिकता क्या होती है, या राजनीतिक दल जब सत्ता प्राप्त करते हैं तो सत्ता प्राप्त करने के बाद अगर वो अपने वादे पर खरे नहीं उतरते हैं तो इसके लिए क्या होता है। अब अगर भारत में चुनाव का इतिहास देखें तो 1970 से ही गरीबी हटाओ, किसानों की स्थिति में सुधार करो, ऋण खत्म करो, रोजगार लाओ, इस तरह के वादे होते रहे और इस पे चुनाव भी होते रहे और गरीबी आज तक नहीं खत्म हुई, किसानों की स्थिति आज तक नहीं ठीक हुई। तो अब सवाल ये है कि जो घोषणा पत्र आ रहे हैं इसकी वैधानिकता क्या है और क्या इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आगे क्या होगा। अब जो पार्टी 1912 जी ठीक है राजीव रंजन जी, मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या है, आपको शायद ऑडियो इको कर रही है, मैं सही करवाता हूं उसको, बाद में मैं आपके पास वापस आता हूं। ओपी जी जवाब दीजिए जो बात जावेद अहमद जी ने कही है। देखिए जावेद भाई बहुत अच्छे व्यक्ति है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, तो झूठ तो बोलेंगे ही। मेरा यह कहना है कि अगर इन्होंने इतना ही राम राज्य किया था तो 2012 से 17 में जो किसानों का गढ़ है वहां बुरी तरह से क्यों हार गए, क्यों चीनी मिलें बंद हो गई, क्यों 11,000 करोड़ रुपया इन्होंने बकाया किसानों का छोड़ करके गए। आज ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, अभी ये महिलाओं पर बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ इनके नेता मुलायम सिंह यादव जब सत्ता में थे तो जब एक बलात्कार का मामला है तो उन्होंने कहा लड़के गलती हो जाती तो क्या उनको फांसी दी जाएगी। आपके नेता आज संसद में, राज्यसभा में हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी की प्रशंसा कर रहे थे। अब आप बताइए, आप सही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह के मामले में आप बताइए ना, आज तो मुलायम सिंह यादव जी की प्रशंसा कर रहे थे, सहानुभूति बटोर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे ओपी भाई ये भी तो जरा देख लिया करिए कि आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, आपके नेता आज मुलायम सिंह यादव जी की प्रशंसा कर रहे थे और आप मुलायम सिंह जी पर हमला कर रहे हैं, तो जरा तो गलत तो सही कौन है। अगर आप सही हैं तो मोदी जी को नेता के पद से हटाइए और मोदी जी अगर सही है। ठीक है जावेद जी भाई सुनिए, देखिए ठीक है जावेद जी सुन लीजिए भाई, स्टेटमेंट जो दिया गया उसको वो कोट कर रहे हैं। ठीक है सुनिए जावेद भाई, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हो, मेरे मित्रों, मैंने आपकी बात में एक पैसे का दखलंदाजी नहीं किया। आपने महिलाओं की बलात्कार की बात किए हो तो जरा मेरी भी सुनते जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुलायम सिंह का ये कहना, अखिलेश का ये कहना, गायत्री प्रजापति ये जो बलात्कारी जो है हेलीकॉप्टर से अखिलेश से घूमते रहे, हाई कोर्ट की नोटिस जारी रहे। खैर इन सवालों को छोड़ो, देखो अब जो चुनाव 2017 का हो रहा है तो 2012 से लेकर के 2017, 2017 से 2022 का जो शासन रहा उसको जनता कंपेरिजन तो करेगी ना आयुष जी, वो देखेगी ना कि पश्चिम में मुजफ्फरनगर का दंगा करैन का पलायन और 5 साल में 700 दंगे हुए और हमारे 5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। लेकिन ओपी जी उस पर तो भाई 17 में मैंडेट दे दिया ना प्रदेश की जनता ने आपको, 12 से 17 जो हुआ उस पर 17 में तो जनता ने आपको बिठा दिया। अब आप ये बताइए कि आपने विगत 5 सालों में क्या बदला है, क्योंकि अगर गन्ना किसानों की समस्या बरकरार हो, उनसे रिलेटेड तमाम समस्याएं रह रही हो, महंगाई आज भी एक बड़ा मुद्दा हो, बेरोजगारी आज भी एक बड़ा मुद्दा हो, तो इसका जवाब तो ओपी जी आप देंगे ना, अब ये सत्ता में थोड़ी ना है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि आपके पास तो आईजी आंकड़ा होगा कि 2017 से 22 तक हमने कितनी सरकारी नौकरी और संविदा रोजगार दिया और अखिलेश यादव ने 12 से 17 में कितना रोजगार दिया। जो अखिलेश यादव 5 साल तक 4 घंटे बिजली के लिए जनता तरसती रही,
किसान खेतों में रात में दौड़ता था, आज हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और अखिलेश यादव करेंगे अब हम भी 24 घंटा बिजली देंगे। तो आप ये बताइए, जिन्होंने कई चीजें मिले बंद कर दी, 11,000 करोड़ बकाया किया, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम तो आप ही देखिए, मैं ये कहता हूँ कि तो गन्ने की बात हुई, दंगे की बात हुई, कानून व्यवस्था की बात हुई, हम हर पहलू पर बात कर रहे हैं। हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, हम जो है हर मंडल में एक विश्वविद्यालय दे रहे हैं। तो हम हर जितने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल हैं, हमने उनको जो है स्मार्ट विद्यालय बनाया है। हम आज छात्राएं जो है निर्भीक रूप से विद्यालय में जा रही थी। इनके जमाने में छेड़छाड़ होता था और छेड़छाड़ करने वाले कौन थे? समाजवादी पार्टी के गुंडे थे। आज उत्तर प्रदेश में 5 साल में जावेद भाई, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने गुंडे और माफिया हैं वो 3 जगह है, या तो ऊपर चले गए, या तो जेल में है, या तो प्रदेश के बाहर है, और या तो समाजवादी पार्टी के सूची में है, जिन्होंने इनको जो है खड़ा किया। आप देखिए ना, मुख्तार अंसारी ये छाती पीटते रहे। मुख्तार अंसारी जो है मऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टी सुभाषपा से लड़ रहे हैं। ये किसकी बात करते हैं? ये अपराधियों, गुंडों, माफियाओं को संरक्षण दिया, हर थाने को इन्होंने चलाया है, पूरे प्रदेश को इन्होंने लूटा है। ओपी जी, आपने जिनको टिकट दिया उन पे किसी पे आपराधिक मुकदमे नहीं है? ओपी जी, आपने जिनको टिकट दिया उसमें आपराधिक मुकदमे वाले लोग नहीं है, सब बात साफ है। नहीं, हमारे पास अतीक अहमद, फूलन देवी, अफजाल अंसारी और ये किसी के पास बड़े हैं, किसी के पास छोटे हैं, लेकिन है तो सब में ना। थोड़ा अलग हो जाते, एकदम कह देते कि हम किसी को नहीं देंगे। जावेद अहमद जी, जवाब दीजिए। आयुष जी, अब ओपी भाई तो हमारे भाई समान है, इनके लिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पार्टी के बारे में समझ लें। इनके विधायक देवमणि द्विवेदी एक सूची जारी की योगी जी की जात विशेष के अपराधियों की। एक क्रिकेट खेल रहा, क्रिकेट मैच का उद्घाटन कर रहा, 25,000 का इनामिया है। इन्होंने फूलन देवी की बात की। फूलन देवी के साथ किस तरीके से अन्याय हुआ, उस महिला को आज वो स्वर्गवासी है, उनके साथ जो कुछ कृत्य हुआ था, अगर उनको इस देश की जनता ने उनको लोकसभा के अंदर पहुंचाने का काम किया तो पेट में मरोड़ हो गई। लेकिन इस देश के दुर्दांत डाकू तहसीलदार सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले चुनाव लड़ाने का काम किया। मुझको अच्छी तरह याद है, उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। ये धनंजय सिंह पर चर्चा नहीं करेंगे, ये ब्रजेश सिंह पर चर्चा नहीं करेंगे, सुशील सिंह पर नहीं करेंगे, सिपाही सिंह पर नहीं करेंगे। ये आरोप तो हम नहीं लगा रहे। 25,000 का इनामिया धनंजय सिंह है, वो जमानत कटाकर जेल जाता है और 25,000 का इनाम भी घोषित होता है और जमानत कराकर बाहर आ जाता है और वो घूम रहे हैं, वो जिला पंचायत के चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं। क्या ये संभव है कि सरकार अगर चाह ले, शासन अगर चाह ले, तो कोई अपराधी जेल के अंदर नहीं रहेगा, वो जेल के बाहर नहीं रह सकता है। सुबोध कुमार, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हो गई। आपके लोग किस तरीके से जब जमानत हुई तो जेल के बाहर स्वागत कर रहे थे। महोबा का व्यापारी मुख्यमंत्री के सामने गिड़गिड़ाता है, जान की गुहार लगाता है कि आपका आईपीएस जो है रंगदारी मांग रहा है, और वापस जाने के अंदर 24 घंटे के अंदर उस व्यापारी इंद्रकांत शुक्ला की हत्या हो जाती है। आपकी पुलिस मनीष गुप्ता की हत्या गोरखपुर में कर देती है। आपकी पुलिस विवेक तिवारी की हत्या कर देती है। आपकी पुलिस हिंदू नेता कमलेश तिवारी की हत्या कर देती है। तब भी कानून व्यवस्था ठीक है। बागपत जेल के अंदर हत्या हो जाए, बांदा जेल के अंदर हत्या हो जाए, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, उस पर कोई सवाल न पूछे विपक्ष। ये आप चाहते हैं। आप न किसान के साथ आपने कोई व्यवहार ठीक किया। आप बताइए, हृदय रोगियों के लिए आयुष जी मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने नकली दवाएं खरीद ली। मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित करने की घोषणा की, एसआईटी का गठन आज तक नहीं हुआ। और तो और छोड़िए, जिस फर्म ने दवाएं सप्लाई की उसको ब्लैक लिस्टेड भी नहीं किया गया। डीएचएफएल का इतना बड़ा घोटाला हो गया, 90% रकम उसके डीएचएफएल पत्र लिखता रहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हम पैसा आपका वापस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 90% रुपया आपके शासनकाल में चला गया विद्युत कर्मचारियों का। उस पर आपने क्या किया? जो लोग जिम्मेदार थे वो आज तक कार्रवाई की जद में नहीं आए।
बस्ती मंडल में सड़कें कागज पर बन गई, भुगतान हो गया। मुख्यमंत्री जी पीडब्ल्यूडी विभाग की उस फाइल को दबाकर आज तक बैठे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सवाल तो आपके दल के विधायक उठाते रहे। और योगी जी के शासन का पूरा अगर कच्चा चिट्ठा समझना है तो उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी का कोरोना काल में लिखा गया पत्र वो श्वेत पत्र है। और जब 250 विधायक आपकी पार्टी के सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध धरना दे रहे थे तो अविश्वास तो वही पैदा हो गया था। ठीक है, चलिए अब लेकिन वो अविश्वास है या अविश्वास है, इसके लिए हम लोग इंतजार करते हैं। अभी वोटिंग होनी है। राजीव रंजन जी, आपको आवाज मिल रही है? जी जी जी, राजीव रंजन जी, एक तो घोषणा पत्र, उस पर जनता कैसे भरोसा करे, सवाल ये भी है। और दूसरा ये कि अभी जो मुद्दे आप देख रहे हैं, इस चर्चा में भी आपने देखा जिन जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जनता इससे कनेक्ट हो रही है, ग्राउंड पे कुछ और चीजें भी काम कर रही हैं? अच्छा, देखिए, इन घोषणा पत्रों पे जनता कैसे भरोसा करे। अब लोक संकल्प पत्र में एक बात है अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना या फिर सुशासन का राज लाना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई तो पहले दिन से अपराधियों पे कार्रवाई, प्रशासन को ठीक करना, इसको लेकर सरकार ने कार्य करना शुरू किया। और आज 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भले न बोले, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि इन 5 सालों में इस पर यह सरकार सफल रही। आज अगर कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार सफल है, आपराधिक गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई पर सफल है, आपराधिक माफिया जेल के अंदर है, तो निश्चित तौर पर सरकार के ये किए गए वादों पर लोगों का भरोसा होगा। एक बात। अब इसके अलावा अन्य जो लोक लुभावन वादे जो इसमें किए जाते हैं, तो सारे वादों को तो नहीं पूरा किया जा सकता। हमने इसलिए चर्चा के शुरू में कहा कि जो भी घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, इसकी वैधानिकता तय होनी चाहिए। और अगर अपना घोषणा पत्र कोई न पूरा करे तो उन दलों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ओपी जी जवाब दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो भी बात है तो रंजन जी मैं आता हूं, एक बार ओपी जी का रिएक्शन लेता हूं। ओपी जी, जावेद जी की बात पे जवाब दीजिए। हमारे जावेद भाई ने कई सवाल उठाए। मैं ठंडे दिमाग से जावेद भाई को एक बात बताता हूँ कि जावेद भाई जब 2017 में मेरी सरकार बनी तो हमने पहला काम किया कि वादे के हिसाब से किसानों का जो 86 लाख किसानों को माफ किया। वही समाजवादी पार्टी अपने नेचर के हिसाब से जब उसकी सरकार बनी तो अयोध्या में बम विस्फोट करने वाले, बनारस में बम विस्फोट करने वाले, लखनऊ कचहरी में विस्फोट करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे के वापस करने के लिए सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की, जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार को फटकारा। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा किया, अपराधियों का जिक्र किया। हम तो चाहते हैं कि 2022 का चुनाव जब आप लड़े तो कानून व्यवस्था पर आप निश्चित रूप से लड़े, किसानों के मुद्दे पर लड़े, आप बिजली संकट पर लड़े, आप उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में लड़े। मैं राहुल जी एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आप भी एंकर रहे होंगे और ऐसा दृश्य आपने शायद अपने जीवन में देखा होगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मऊ में दंगा हुआ, मुख्तार अंसारी खुलेआम जीप पर सवार होकर के उस दंगे का नेतृत्व कर रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरी बात, अतीक अहमद चाहे मुख्तार अंसारी चाहे अफजाल अंसारी, 150 लोग माफिया, गुंडे, डकैत, अपराधी 5 साल में मारे गए। अखिलेश यादव को चैलेंज था कि आप एक भी इनकाउंटर को फेक इनकाउंटर दिखा दीजिए या एक भी इनकाउंटर को आप निर्दोष दिखा दीजिए कि 150 जो लोग मारे गए वो किस जात के थे, किस धर्म के थे, किस संप्रदाय के थे। अरे भाई, आपकी सरकार आई तो आपने 200 करोड़ रुपया खर्च किया और आपने जो है वो बाउंड्री वाल कब्रिस्तान की बनवाई। हमारी सरकार बनी, 300 रुपया खर्च किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, मथुरा का विकास किया, देवी पाटन का विकास किया, हमने जो है मिर्जापुर का विकास किया, हमने अयोध्या और बनारस का विकास किया। तो हमारे काम में और आपके काम में बेसिकली अंतर है। वो दिन याद है कि जिस दिन होली थी, 1 बजे जुमे की नमाज थी, हमको 12 बजे यह आदेश हुआ अखिलेश सरकार में कि 12 बजे के पहले होली खेल करके आप अपने घरों में चले जाइए, क्योंकि टोपी वाले जो है वो जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे। मित्र, हमारी जो योजनाएं केंद्र की 56, उत्तर प्रदेश की 41 योजनाएं चली, कोई माई गलात विपक्ष में पैदा नहीं है कि मेरी जितनी योजनाएं चली किसी जात, किसी धर्म,
किसी संप्रदाय और क्षेत्र को देख करके हमने उन योजनाओं को लागू किया। अरे भाई, हम मनाते हैं दीपोत्सव, हम मनाते हैं रंगोत्सव, आप मनाते थे सैफई महोत्सव, 300 करोड़ रुपया खर्च करके आप मनाते थे, कहाँ गई वो सरकार? ठीक है, तो दीपोत्सव और रंगोत्सव मनाते हैं लेकिन ईद नहीं मनाते यही, तो इसीलिए तो कहते हैं कि आप लोग देखिए बांटने का काम करते हैं। दोनों मना लेते तो मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं होती। योजनाएं जो चलाई आयुषी, अगर ऊपर कोई अंगुली नहीं, उठा दे, दीपोत्सव रंगोत्सव हो सकता है तो ईद भी मना तैयार लेनी हो। चाहिए। कोई बता दे जावे कि जितनी योजनाएं चली, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हमने सब पर चलाई, सबका विकास किया। अगर हमने आवाज दिया तो सारी जातियों नहीं को नहीं, वो आवाज सही दिया। है, लेकिन वो दीपोत्सव प्रवर्तन रंगोत्सव के किया, साथ थोड़ा सा तो अगर ईद सबको मनाते दिया। तो मुझे लगता है कि जावेद भाई को ये मौका नहीं मिलता। बहरहाल मैं जावेद जी से इस पर रिएक्शन लेता हूँ। जावेद जी, देखिए आयुष जी, मैं बारी बारी से 30-40 सेकंड में जवाब दे देता हूँ। अरे पूरा 2 मिनट दो यार। ओपी भाई अकेले रंगोत्सव दीपोत्सव मनाएंगे? अरे जावेद के घर कभी आके देखो कि रंगोत्सव और दीपोत्सव कैसे मनता है, और लखनऊ से 26 किलोमीटर दूर बहुत चले अच्छी जाइए बात। देवा शरीफ, सरकार का वहां उत्तर पर बता रहा था 5000 भाई। घी के दिए दीपावली में जलते हैं, और टेसू के फूल से आज भी हम रंग खेलते हैं और अपने घर पर भी खेलते हैं। और देश की असक हिंदू मुस्लिम बहनें माएँ आती हैं वहां पर, करवा का व्रत रखती हैं। ये संस्कृत आपको पता नहीं ओपी भाई, मैंने कई बार चर्चा की आपसे व्यक्तिगत रूप से भी, और मैंने इसको टीवी कवरेज भी दिलाया, तो लोग पत्रकार जानकर हैरत में रह गए कि 126 साल से ये परंपरा यहाँ पर काम कर रही। तो ये मत दिखाइए, दीपोत्सव अकेले आपका नहीं है, रंगोत्सव अकेले आपका नहीं है, उल्लास और उमंग ये भारतीय परंपरा में कूट कूट कर रची और बसी है। इस पर आप अपना जो है पेटेंट कराने का काम मत करिए, इस पर पेटेंट मत कराइएगा। पहली चीज आपने कहा आतंकवादियों को छोड़ दिया, ठीक है, बाद में क्या हुआ ये भी मालूम है। योगी जी ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, हाई कोर्ट ने उसको कर दिया, नामांकन में शून्य दर्ज हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है। पहली चीज। दूसरी चीज, मसूद अजहर से आपका क्या रिश्ता था, जो भारत के वीर, सीमा की रक्षा करने वाले वीरों के खून से होली खेल रहा था, भारतीय नागरिकों के खून से होली खेल रहा था। उस मसूद अजहर को जेल से निकालकर अफगानिस्तान के माध्यम पाकिस्तान के हवाले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। जो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ओपी भाई मेरी मानसिकता को समझ लीजिएगा, जिसके कब्र पर आज तक कोई नहीं भारतीय गया, उसकी कब्र पर आपके लौह पुरुष लाल कृष्ण अडवाणी जी गए थे और उसको सेकुलरिज्म का अलंबारदार लिख कर आए थे। इससे भी आपका पेट नहीं भरा, तो इस देश के विदेश मंत्री और आपके नेता जसवंत सिंह जी ने पूरी की पूरी पुस्तक लिख दी थी उसकी प्रशंसा में। जिस परवेज मुशर्रफ ने कारगिल कराया, हमारे हृदय को छलनी किया, उस परवेज मुशर्रफ को आपकी सरकार ने रेड कारपेट वेलकम दिया। और बताओ, दुनिया को आतंक निर्यात करने वाली पाकिस्तानी ISI को आपने पठानकोट कोर्ट के अंदर जांच करने के लिए बुलाकर कितना बड़ा देश के साथ अपराध किया और उस जांच का परिणाम क्या आया, ये अगर बता दें। आपके रिश्ते क्या है पाकिस्तान से, आपका रिश्ता मसूद अजहर से क्या है, आपका रिश्ता ISI से क्या है। हम पर आरोप लगाने के पहले जरा देख लीजिए कि आपने क्या किया था। जहरीली भाषा का रक्त भी जब इस देश में नहीं चलेगा, आप जान लीजिए। चलिए जावेद जी, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, थोड़ा ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, चूंकि हम लोग देख रहे हैं और मुजफ्फरनगर का जिक्र तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान हम लोगों को इन सारी चीजों के सेंटर पॉइंट में नजर आता है, चाहे घोषणा पत्र देखें हम लोग अलग अलग पार्टियों के, या इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर चूंकि अब चुनाव प्रचार का शोर भी थम चुका है, मुद्दे वहां पर क्या नजर आ रहे हैं, और क्या किसान अगर एक बड़ा फैक्टर है तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के स्थिति क्या, या समाजवादी पार्टी और गठबंधन को लेकर स्थिति क्या, अपडेट करें धर्मेंद्र। जैसे मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए, नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो जो परिवेश था, जो मुजफ्फरनगर का अलग अलग परिवेश था या आसपास का परिवेश था, किसान आंदोलन के चलते कहीं ना कहीं विफलता नजर आ रहा है। जो भाजपा का जो वोटर था, जो किसान के रूप में था या अन्य बिरादरों के रूप में था, वो कहीं ना कहीं छिटकता नजर आ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। अगर मुजफ्फरनगर एक सेंटर ऐसा गढ़ है
जहां से बड़े बड़े आंदोलन किसानों की तरफ से किए गए हैं, और कहीं ना कहीं कुछ किसान पार्टी से छिटकते नजर आ रहे हैं। ठीक है राजीव रंजन जी, चूंकि आप तक मेरा संपर्क सही से हो नहीं पा रहा, मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं। राजीव रंजन जी, मुझे ये बताइए, जो मुद्दे अभी यहां पर आपको लग रहा है या जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उन सब के बीच में आपको लग रहा है कि किसान एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है इस बार के इस चुनाव के अंदर? नहीं, देखिए, इस चुनाव की जब से शुरुआत हुई है या पिछले 1 साल से ही किसान इस देश में, इस प्रदेश में बड़ा मुद्दा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी किसान कानून लाया, उस किसान कानून को वापस ले लिया, और उसके बाद सरकार द्वारा किसानों के ऊपर बड़ी मरहम लगाने की कोशिश की गई है उनके मुद्दों पर। तो हमेशा की तरह किसान इस चुनाव में भी मुद्दा रहेगा, और निश्चित तौर पर किसान अगर एकजुटता के साथ किसी पार्टी के पक्ष में या किसी पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं तो इसका बहुत बड़ा असर इन चुनावों पर भी पड़ेगा। ओपी जी, एक तो हम लोग अभी देख रहे हैं, आप लोगों ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, इसमें आप लोग 10 लाख रोजगार देने की जो बात कह रहे हैं, क्योंकि पिछला जो संकल्प पत्र था उसमें जितने वायदे किए थे उस हिसाब से आप लोग दे नहीं पाए, और अब 10 लाख कहां से देंगे? जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं चाहता हूं कि जो चले गए जितना पाकिस्तान, हम चाहते हैं कि चुनाव इन्हीं मुद्दों पर हो, कि जो है कानून व्यवस्था पर हो, उत्तर प्रदेश के विकास पर हो, और दोनों सरकारों का कंपैरिजन पर हो। इस सरकार ने क्या किया, जनता को कितना विश्वास। आपने रोजगार की बात की, मैं और ये बताना चाहता हूँ, ये पहली सरकार है जिसने 5 साल में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। ये पहली सरकार है जिसने 3 लाख लोगों को संविदा पर नौकरी दी है। ये पहली सरकार है जिसने प्रत्येक जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नागरिकों को उसमें लगाने का काम किया, मुद्रा बैंक से लोन दिया, प्रशिक्षित किया, उनको सस्ते दर पर 30% से लेकर के 4% ब्याज पर 25 लाख तक रुपए का कर दिया। आप ये बताइए, केवल रोजगार, अरे आपने आयुष जी, आपने देखा कि नहीं देखा, जब ये संकल्प पत्र उसकी नकल में वचन पत्र पर जब आए, अखिलेश यादव ने हमारी सरकार की एक आलोचना की, और उन्होंने कहा कि तो पुलिस में भर्ती सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने न फौज में भर्ती किया। मैंने पूछिए, फौज की भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार करती है? इनको बताइए। अरे झूठ बोलना है, सीमा होगी। तो रोजगार का मतलब ये हुआ कि केवल सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक रोजगार परक व्यवस्था हुई है। आज नौजवान जो है रोजगार कर रहा है, उसको तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। और देखिए, विश्व ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2-3 चीजों की सराहना उत्तर प्रदेश में आयुष जी की है। मैं कोई बड़ी चढ़ी बात नहीं करता। सोनभद्र के विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर प्रदेश सरकार की जो है तारीफ की है। चंदौली में काला नमक चावल के रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन और उसके निर्यात पर पूरे देश में उस पर जो है जो पैदावार हुई है, उस पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसकी तरह झूठ का पुलिंदा। चलिए ओपी जी, अब संयुक्त राष्ट्र संघ तारीफ करे ना करे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बस तारीफ कर दे, मुझे लगता है इतना ही काफी है। रोशनी कौशल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ठीक है, रोशनी कौशल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मैं उनका भी एक रिएक्शन लेता हूँ। ठीक है, चलिए रोशनी जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। रोशनी जी, चूंकि आज हम लोग देख रहे हैं सभी के घोषणा पत्र कमोबेश अब जारी हो चुके हैं, कैसे देखती हैं किस घोषणा पत्र पर जनता ज्यादा भरोसा करे? क्योंकि कहीं वचन पत्र हैं, कहीं संकल्प पत्र हैं, आपका भी अपना एक विधान है, किस तरीके से देखा जाए जनता कैसे कनेक्ट करेगी? रोशनी जी, ये जनता कनेक्ट करेगी क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो इस बार गर्मी निकालेगी, सपा ने कहा है कि वो चर्बी निकालेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ही कहा है कि वो युवाओं के लिए भर्ती निकालेगी। और युवाओं की जो बेरोजगारी है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए लोग, इंजीनियरिंग किए हुए लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। व्यापार ठप हो चुके हैं लोगों के, और किसानों के साथ क्या अत्याचार किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो तो हम सबने देखा कि 1 साल तक लंबा आंदोलन चला, 750 किसानों की मृत्यु हुई। लेकिन हमारे
देश के प्रधानमंत्री एक बार भी किसानों से मिलने नहीं गए, गाजीपुर बॉर्डर, सिद्धूपुर बॉर्डर। तो ये दर्शाता है कि ये तानाशाह सरकार है। इसे अपने फायदे के लिए जब चुनाव नजदीक था तो इन्होंने 3 काले बिल वापस ले लिए। अगर इन्होंने ये 3 काले बिल 1 साल पहले ही वापस ले लिए होते तो वो 750 किसानों की मृत्यु नहीं हुई होती और वो 750 किसान हम सब के बीच मौजूद होते। इन्होंने 750 किसानों पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, उनके लिए रेस्ट इन पीस तक नहीं कहा, उनके घर वालों को मुआवजा तक नहीं दिया। और उसके बाद जो लखीमपुर की घटना हुई जिसमें दिन दहाड़े किसानों को रौंदा गया मंत्री जी के सुपुत्र के द्वारा, वो भी पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा। और मंत्री जी अभी तक अपने पद पे बरकरार हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे मजे की बात यह है कि मंत्री जी को उनके पद से बर्खास्त नहीं किया गया है, जिनके सुपुत्र ने दिन दहाड़े अपनी गाड़ी से रौंदा किसानों को, जिसका वीडियो भी सबके पास है। ऐसा नहीं है कि वो वीडियो किसी के पास नहीं है या किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये तानाशाही रवैया जो भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, बहुत ज्यादा इसको ईगो आ गया है भारतीय जनता पार्टी को, बहुत ही ज्यादा इसलिए आ गया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम लोगों को भड़काते रहेंगे, हमारा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। तो आगे आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से एक जगह चुनाव निकाल ले तो बहुत बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बाकी हर जगह वो चुनाव। चलिए रोशनी जी, आपने कम से कम इतना तो क्रेडिट दे दिया कि एक जगह कहीं निकाल सकते हैं। धर्मेंद्र, मुझे एक चीज और थोड़ा सा समझाएं। किसानों का चूंकि बार बार जिक्र हो रहा है, और धर्मेंद्र क्या लग रहा है खासतौर से वो गन्ना बेल्ट है वहां पर पेमेंट और गन्ने का पेमेंट, क्योंकि इस बार भी हम लोग देख रहे हैं चाहे वचन पत्र हो, संकल्प पत्र हो, सभी में 14 दिन 15 दिन में पेमेंट की बात हो रही है। अभी मौजूदा स्थिति क्या है? क्या गन्ना पेमेंट एक बड़ा मुद्दा है उस बेल्ट के अंदर और अभी भी इस बार बरकरार है वो? धर्मेंद्र, बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से रहने वाला है। मेन जो फसल है, जो क्रॉप है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो गन्ना है। गन्ने पर ही पूरी राजनीति टिकी है। अगर वर्तमान में मैं गन्ना भुगतान की बात करूं तो अभी यहाँ कुछ फैक्ट्रियां हैं जिसमें स्वयं गन्ना मंत्री सुरेश खन्ना जी की फैक्ट्री आती है। अभी तक पिछले जो फरवरी या मार्च तक का भुगतान है पिछले वर्ष का, उनका अभी किसानों का अभी तक भुगतान रुका हुआ है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ओपी सिंह जी कह रहे थे कि आर्मी की भर्ती पर बोल रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर में केंद्र सरकार से संजीव बालियान राज्य मंत्री आते हैं, उन्होंने पिछले कुछ महीने पहले ही एक भर्ती लेकर आए थे जिसमें कुछ युवाओं को जो आज जो तैयारी करें, किसान ज्यादा ग्रामीण प्रदेश से आते हैं, वो तैयारी करते हैं, उस भर्ती को प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया था। कोरोना काल, कोरोना भटक सकता है, जबकि अलग अलग जगह रैलियां हो रही थी। इससे भी काफी ग्रामीण क्षेत्रों में जो नवयुवक है जिनकी उम्र निकल रही है सरकारी नौकरी होगी, उसमें ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। चलिए, ये सब मुद्दे बनने वाले हैं। जावेद जी, ओपी जी की बात का जवाब दीजिए। आयुष जी, देखिए ये चुनाव जो है ये नफरत को खत्म करने का है, ये किसानों के समस्याओं के समाधान के लिए है, ये इस देश के लोकतंत्र को और उसकी संविधान की रक्षा का है। ये चुनाव बेरोजगारों को रोजगार देने का है। समाजवादी पार्टी ने सीधा वादा किया है कि हम आईटी सेक्टर में भी बड़े स्तर पर लगभग 22 लाख रोजगार को सृजित करने का काम करेंगे। हम लोगों के साथ जो सरकारी नौकरियों में नाइंसाफी हुई है, जो भर्तियां लटकी और अटकी पड़ी हैं, इनको हम तत्काल नियुक्ति देने का काम करेंगे। गरीब कन्याओं को, जो बच्चियां पढ़ना चाहती उनको कन्या विद्याधन योजना हो, समाजवादी पेंशन हो, किसानों का किसी भी स्तर पर उनकी आमदनी को बढ़ाने और उनकी लागत, उपज का मूल निकल पाए, इसके लिए जो प्रयास करने का वादा है वो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से पूरा करने का काम करेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उसके 5.25 वर्ष के शासन को सबने देखा है। 2017 का लोक कल्याण संकल्प पत्र भी देखा है जिस पर वो खरी नहीं उतरी, और 2022 का उनका आज जारी हुआ लोक कल्याण संकल्प पत्र है। 2017 में जनता ने उनको मैंडेट दिया, उस मैंडेट के साथ किस तरीके से विश्वासघात किया योगी जी की सरकार ने। योगी जी की सरकार अपने ही काम में लगी रही। ये अब भाषण में कहते हैं 5.5 लाख रोजगार दिया, अरे आपने 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था। आप बताइए कितना रोजगार दिया? कोरोना काल में जो मनरेगा में पंजीकरण हुआ, जिस मनरेगा को आप जो है आप किस तरीके से देश की बर्बादी का स्मारक बताया करते थे, उसी मनरेगा में पंजीकरण तो
अनाप शनाप हुए, लेकिन उसमें टर्नअप कितना हुआ, लोगों को कितने कार्य दिवस आपने काम दिया, इस पर आप चर्चा नहीं करते। 4.25 लाख रोजगार की आप बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उस आपदा काल में कितने लोगों के रोजगार आपकी गलत नीतियों के कारण छीन गए। आप ये नहीं बताने का साहस कर पाए आज तक कि आपने किन किन विभागों में नियुक्तियां दी हैं। अभी ये पिछले महीने की घटना है कि उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि हमारे विभाग को नहीं पता कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किन विभागों में किन पदों पर कितने लोगों की नियुक्तियां की है। जब सरकार के कार्मिक विभाग को नहीं पता है तो आप स्थितियों को समझ लीजिए कि क्या गोलमाल है, क्या स्थितियां हैं। स्थितियां जब आप चयनित लोगों को, मैंने तो साफ कहा 35,568 सिपाही भर्ती के चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति छोड़ दीजिए, उनका मेडिकल नहीं हो पाया। उनके साथ चयनित किए गए लोग 15,000 एक वर्ष पूर्व उनकी नियुक्ति हो गई और आज वो जूनियर हो गए। उनके साथ ईश्वर न करे कोई दुखद घटना हो जाए तो क्या होगा, उनका भविष्य तो आपने चौपट कर दिया। कल ओवर एज होने जा रहे हैं, आपने परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। आप कहते हैं कि हमने घूस नहीं ली, हमने जात विशेष का पक्ष नहीं लिया, तो बांदा के कृषि विश्वविद्यालय के 15 पदों में 13 एक जात विशेष के लोग कैसे भर गए। आपने निर्धन वर्ग के सवर्णों का कोटा भी आपके बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने हड़प लिया। किस तरीके से धांधली की गई है, किस तरीके से अत्याचार अनाचार किया गया है, आप उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। उन सवालों पर आप जवाब ओपी जी शायद चर्चा करना चाहते हैं। ओपी जी जवाब दीजिए। इधर उधर की बात करके ओपी जी जवाब देंगे, को गुमराह करने की ओपी सिंह जी जवाब देंगे। तो बहुत ठीक है, ओपी सिंह भाई आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। विपक्ष में आप हैं, आपको उठाना चाहिए। मैं आपके सवाल का सम्मान करता हूँ। जावेद भाई, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप चाहे जितनी बातें बोल लें, हमारा केवल इतना कहना है, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की रिपोर्ट कार्ड ही ये 2022 के चुनाव में हमारा कब का है। हमने ये पहली सरकार उत्तर प्रदेश की जो प्रत्येक वर्ष अपने सरकार की रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में जारी किया। जिस दिन 4.5 साल सरकार के पूरे हुए जावेद भाई, उस दिन पूरी सूची प्रकाशित हुई थी। शायद तब आप दूसरी पार्टी में थे, आपने पढ़ा होगा किन विभागों में हमने कितने पद निकाले और किनको नौकरियां दी। हाँ, लेकिन इस बात को मैं जावेद भाई आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो नौकरी दी गई है सरकारी 5 लाख, वो पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ दी गई है। आपकी सरकार में जो नौकरी दी गई वो 3 तरह से नौकरी दी गई। जिस युवक ने अपनी जमीन बेची या जेवर बेची उसको नौकरी मिली, या तो शिवपाल, या तो रामगोपाल, या तो अखिलेश, या तो मुलायम सिंह यादव के सिफारिशी पत्र पर हुई। और मैं इसको बताना चाहता हूँ कि पूर्वांचल में जो नौकरियां निकली, इन्होंने पश्चिमांचल के युवकों को ला करके इन्होंने भर्ती करवाई है। और भर्ती बोर्ड की कितनी किरकिरी हुई है कि हाई कोर्ट ने उसके अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया, चयन आयोग को बर्खास्त कर दिया। पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी शर्मनाक घटना कभी नहीं हो कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष को ही बर्खास्त कर दिया जाए और उस आयोग को ही बर्खास्त कर दिया जाए। ये आपने नौकरी दी है। आपने नौकरी देने का काम जरूर किया है, लेकिन भाई भतीजावाद ने दिया है। आपने एक जात विशेष को दिया है, अन्य जातियों के हक को छीना। इसीलिए कह रहे हैं कि जो वाईएम का आपने कार्ड खेला है, ये वाईएम का कार्ड आपका फेल हो जाएगा। ये तुष्टीकरण की नीति, ये परिवारवाद की नीति, ये लूट। और ओपी जी, अब इन सारी बातों का फैसला करने का मुझे लगता है वक्त आ गया है। अब तो चुनाव में समय बचा नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अब विधानसभा चुनाव, आप कह सकते हैं कि आज से चुनाव प्रचार का शोर भी पहले चरण के लिए थमा है। अब देखना यह है कि यहां पर इस डिबेट के अंदर भी जो बातें कही जा रही थी, जनता ने उनके साथ कनेक्ट कैसे किया है। सवाल तो बनता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।